अमरीकी साम्राज्य को एक और झटका। मार्क कार्नी कनेडियन वजीर आजम चाइना पहुंचे और वहां पे उन्होंने एक नए दुनियावी ऑर्डर का जिक्र कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हिस्टोरिक लैंडमार्क, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मार्क कार्नी की चीन के दौरे को लेकर, जहां पे कनाडा और चाइना के दरमियान एक टैरिफ डील हो चुकी है। और उसके बाद यह अंदेशा है कि चाइनीज गाड़ियां जो हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ईवीज जो हैं, वो अब कनाडा में बहुत जल्द सस्ते दामों पर दस्तयाब होने वाली हैं। पहले सुने मार्क कार्नी ने इस डील के बाद और इस दौरे के दौरान क्या कहा इसके इख्तिताम पे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Mine is the first visit of a Canadian Prime Minister to China in nearly a decade. The world has changed much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. तो ये थे कनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी, और ये बात कर रहे हैं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जहां पे कनाडा और अमेरिका की जो रिलेशनशिप थी बहुत हद तक वो गाड़ियों पे मबनी थी। गाड़ियां बनती थी कनाडा में, पार्ट्स आते थे अमेरिका से, या पार्ट्स आते थे अमेरिका कनाडा से और जाती थी गाड़ियां बनने के लिए अमेरिका में। वो अब लगता है इख्तिताम को पहुंच रही है। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर बड़े सख्त टैरिफ्स या ड्यूटीज लगाई, इसी तरीके से और दुनिया भर के और ममालिक के ऊपर भी लगाई। मगर ट्रंप साहब से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था। Prime Minister Carney is in China. How do you see the deals, Canada and China? I've just signed trade deals between the two partners. Well, that's okay. That's what he should be doing. I mean, it's a good thing for him to sign a trade deal. If you can get a deal with China, you should do that. तो डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर तौर पे तो कह रहे हैं कि जी अच्छी बात है कि कनाडा और चाइना के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, उनके दरमियान ये एक ट्रेड और टैरिफ डील भी हुई है। मगर और जो अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि ये कनाडा ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं अमेरिका से माहीन मुस्तफ़ा। किसी तारुफ की ये मोहताज तो नहीं है, मगर ये करती हैं एक शो यूट्यूब के ऊपर, द अमेरिकन साइड। अगर मैं उसको गलत कह रहा हूं माहीन तो डू करेक्ट मी। मगर पहले तो अमेरिका से रिएक्शन, ये जो चाइना और कनाडा के दरमियान एक लैंडमार्क डील जिसे कहा जा रहा है, इस पे थोड़ी बात करें। हाँ, अली, जैसे अभी आपने थोड़ा टच किया था इस बात पे कि जो ट्रेड टेंशन्स थी चाइना और अमेरिका की, वो तो चलती आ रही थी। टैरिफ्स ने और भी ज़्यादा उसको बहुत ही ज़्यादा इट मेड इट इवन टफर, राइट? लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्रंप का रिएक्शन बड़ा अनहिंज्ड लग रहा है। वो बज़ाहिर अनहिंज्ड लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हुए हैं, और बल्कि चाइना को कह रहे हैं जाइए, आप डील्स बनाएं, कोई मसला नहीं है। What I find really interesting is the relationship between China and Canada has been quite frosty for years and years. And it kind of came down to this, where we are seeing a big change in the world order at an exponential pace in the past couple of months. आप China और Canada की ये जो एक बहुत बड़ी एक long term किस्म की strategic partnership जो शुरू होने वाली है, and there's a lot of money being involved as well, right? So in a way, Canada is putting a lot of trust in China, considering the past has not been the greatest. All of this is to say कि ये बहुत बड़ा step China ने भी लिया है, और ये एक change of economy आ रही है within the world, and it's going to be playing out in many ways as the months go by. लेकिन ये I think एक बहुत ही अहम मोड़ है, ये नई evolving relationship between Canada and China. डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तो 1 साल होने को आ गया है उन्हें, यानी कुछ दिनों के अंदर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे 1 साल हो जाएगा। वो जब से आए हैं उनके ताल्लुकात या जो नेबरहुड के अंदर भी जो ताल्लुकात थे, कनाडा को उन्होंने पहले कहा कि जी हमारा 51st स्टेट है, जब जस्टिन ट्रूडो थे वजीर आजम। फिर जस्टिन ट्रूडो साहब हटे, मार्क कार्नी आए, तो फिर उनके टोन के अंदर थोड़ी तब्दीली आई। मगर टैरिफ्स की बात कर रहे हैं अमेरिका अंडर ट्रंप,
कनाडा के साथ स्टील टैरिफ्स लगाने की बात की जा रही थी, डील्स करने की कोशिश की जा रही थी, एक अग्रीमेंट रीच करने की कोशिश की जा रही थी। मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये एटीट्यूड है, ना सिर्फ कनाडा के करीब मगर चीन को लेकर भी, वेनेजुएला के अंदर जो वाकयात हुए हैं, तो जब मार्क कार्नी जो कनेडियन वजीर आजम है, ये बात करते हैं कि जी एक नया दुनिया के अंदर एक नया ग्लोबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देखा जाता है? आई थिंक इसके 2 जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। एक तो ये है कि एक अमेरिका की एक हेजेमनी और मोनोपोली थी, राइट? फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, पेट्रो डॉलर पर्सपेक्टिव एंड ऑल ऑफ दैट। ये जो वेनेजुएला टेक ओवर है, इट इज़ इन अ वे another oil heist to kind of prop up the dollar, right? Because the dollar has been going down steadily since 1970s, right? And we know that एक जो कहा गया था कि ऑयल ट्रेड किस चीज में होगा, सिर्फ डॉलर में होगा, ये ट्रंप ने कहा था। और जिन कंट्रीज ने वो नहीं किया, आप उनका आज देख सकते हैं क्या हाल है, राइट? रिजीम चेंज हो जाता है या कहीं ना कहीं यू नो दे गेट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, राइट? उसी तरीके से अगर हम देखा जाए, एक तरफ तो हाँ ठीक है, हेजमनी और मोनोपोली अमेरिका की थोड़ी कम होती जा रही है। दूसरे एंड पर हम देख रहे हैं कि काफी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, ब्रिक्स में भी जो शामिल हैं, they are now not leaning that much towards US but looking elsewhere for partnerships and collaborations. And then maybe in a way we'll see some kind of an egalitarian or equitable power stakes, especially the key stakeholders everywhere. लेकिन of course these are both sides of the thing. लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पीछे आपको एक यूएसए का फ्लैग नजर आ रहा होगा। It's made in China. I got it on Amazon. 70 to 80% of the things that I get on Amazon are made in China. और आगे से ट्रम्प इतना दंदनाते फिर रहे होते हैं और चाइना को इतना ज्यादा वो दे रहे होते हैं, जबकि इतनी सारी बिजनेसेस विद इन अमेरिका आर हैपनिंग थ्रू चाइना। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग 2 आवर की ट्रांसक्रिप्ट है ट्रम्प का इंटरव्यू विद न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर्स। उन्होंने 2 घंटे दिए थे, उसकी लिटरली वर्ड बाय वर्ड ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। उसमें एक चीज पूछा किसी जर्नलिस्ट ने उनसे वेनेजुएला के मुतालिक, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा भाई वहां तो ड्रग का मसला था इसलिए मैंने टेक ओवर किया। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ऑयल भी तो था। He said, and I quote, oil just happened to be there. I mean, there's so many one-liners there, Ali. There can be an entire like comic strip made out of it. Like, you know, it is just unbelievable with what's happening. But on the serious side of the notes, आप देखें ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है। मतलब नेटो की मिलिट्री एक्शन वहां पे होने वाला है। 300 साल से ग्रीनलैंड was, it's 57,000 people, और डेनमार्क की गवर्नमेंट चला रही थी। आराम से वो खुश अपने एक आईसी एरिया में बैठे हुए थे। एकदम से ट्रम्प जो है कह रहे हैं कि भाई मैं ग्रीनलैंड टेक ओवर कर रहा हूँ, मैं ये मतलब everyone is like, what is going on? It's like Monroe, doctrine. It's more like Donroe doctrine, frankly, because it's now run by Donald Trump. It's ridiculous with where we are. And if I miss one news day, it's like I've missed, like 20 days the way it's going. It's hard to keep up. आप सही कह रही हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। मॉनरो डॉक्ट्रिन की आपने बात की, तो बेसिकली ये 1823 के अंदर जो उस वक्त सदर थे, जेम्स मॉनरो, अमरीकी सदर, उनके तहत अमेरिका का जो लोकेशन है, जियो लोकेशन वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो उनके मुताबिक अमेरिका को इस पूरे खित्ते के अंदर अपने आप को एग्जर्ट करना चाहिए और डोमिनेंट ताकत बन के उभरना चाहिए। अब उस चीज को 200 साल हो गए इस फिलॉसफी को, आप समझ लें, और उसके बावजूद अब हम आके देख रहे हैं अमेरिका इन डिक्लाइन। कहा जा रहा है कि जी क्योंकि अमेरिका इज अ पावर इन डिक्लाइन और एक मल्टीपोलैरिटी आ गई है। आप अमेरिका में मौजूद हैं, आप किस तरीके से देखती हैं? आपने ये झंडे का जिक्र किया कि चाइना में बना हुआ है। ट्रम्प साहब के जो उनकी गिफ्ट शॉप है व्हाइट हाउस के अंदर, वहां पे भी जो मागा कैप्स थी वो एक जमाने में चाइना में बनती थी, मगर वो शायद अमेरिका में बना रहे हैं। तो अभी आप अमेरिका में मौजूद हैं, आप वॉशिंगटन स्टेट के अंदर हैं। ये डिक्लाइन एक आम निगाहों से या एक कॉमन आदमी की निगाह से किस तरह नजर आती है? देखिए, अगर आप एक आम शहरी को देखें अमेरिका की, राइट? वो जब ट्रम्प आए थे, इन्होंने अमेरिका फर्स्ट कहा था, तो उन्होंने कहा था अच्छा, फाइनली व्हाट वी आर सेइंग विल बी हर्ड। काफी लोग समझते हैं वो अमेरिका इज वेरी रिच, बट दे डोंट नो दैट द टॉप डॉलर्स और द मोस्ट रिचेस्ट पीपल are holding the most of the money। और काफी पुअर स्टेट्स भी हैं, काफी पुअर एरियाज भी हैं, लेकिन उनकी कभी बात नहीं होती है बिकॉज देयर इज दिस बिग टेक दैट मेक्स इट लुक लाइक इट्स अ वेरी रिच कंट्री, राइट?
जो एक आम शहरी है, जब उन्होंने कहा कि हम अमेरिका फर्स्ट करेंगे, तो वो सोच रहे थे उनके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन आप आज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी देखिए, आप इन्फ्लेशन देखिए, महंगाई देखें, अंडों की प्राइसेस देखें, जो $5 की मिलता था $12 हो गए। एक आम शहरी कैसे कर सकता है इसको अफोर्ड? यू नो, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर कैसे कर सकता है अफोर्ड? एक यू नो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम हियर, राइट? अब वो देख रहे हैं कि ट्रम्प हमारे जो है वो अब दुनिया के लीडर बनने जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका के लीडर तो बने पहले। वो दुनिया की डिफरेंट जगहों पे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, राइट? वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स, द अमेरिकानास, राइट? He wants to take all of that, right? And he's going at a crazy pace because he wants to do as much as he can during his tenureship, simply because Ali, Trump's approval ratings are down and they keep getting down. He's doing these crazy things. There's a Venezuela का takeover, ये हुआ, वो क्या? किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. These ratings are unhinged and they keep going down because he had promised a few things to the people of America and they have not forgotten that. One was inflation, one was the state of economy. और दोनों चीजें जो हैं अभी भी बुरी हालत में हैं. तो अब ये मिड टर्म्स किस डायरेक्शन में जाती हैं? Really leaning towards a democratic space, and even kind of lots of Republicans are kind of distancing away from Trump and the things that he is doing. एक और चीज, अगर आप polls देखें, आम American is against Venezuela. एक आम American is against what he's saying in Greenland. Like, people don't want these like self-waged wars and these like global interventions everywhere. They just want Trump to take care of America, the piece he currently owns. मगर वो जिस तरीके से टेक केयर कर रहे हैं बॉर्डर्स के और इन सब चीज़ों के, अभी हाल ही के अंदर आइस ने जो किया मिनियापोलिस में, जहाँ पे उन्होंने खातून को, एक आइस ऑफिसर ने गोलियां मारी, उसकी वीडियो भी आई सामने, वो एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। फिर अभी कुछ दिन कबल जो 75 ममालिक, और इसके अंदर ऑब्वियसली एक पाकिस्तान एंगल भी है, जो 75 ममालिक के ऊपर इमिग्रेंट वीजास को स्टॉप किया गया है, उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर रशिया भी शामिल है, उसके अंदर कई और दीगर ममालिक शामिल हैं। इंडिया और चाइना शामिल नहीं है उन इमिग्रेंट वीजा बैन की लिस्ट के अंदर। मगर इसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक डिबेट छिड़ गया कि जी टूरिस्ट वीजाज और स्टूडेंट वीजाज और बिजनेस वीजाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसका कोई इश्यू नहीं है, ये सिर्फ इमिग्रेंट स्पाउसल या पेरेंट्स उसके ऊपर है। तो आप बताएं क्या फर्क पड़ेगा, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? पता है अली, आप ये इतनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, तो अभी जो लेटेस्ट एपिसोड है अमेरिकन साइड की, जो मैं कल एडिट कर रही थी, इट्स ऑन पाकिस्तानी डायस्पोरा, और उसकी हिस्ट्री अगर आप देख के जाएं तो 1965 एक बड़ा अमेजिंग टाइम था अमेरिका में। पहली मर्तबा इस तरह के इमिग्रेशन लॉज लगे थे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। पहले जो इमिग्रेंट्स आ सकते थे, दे वर जस्ट लाइक वाइट फोक्स, राइट, फ्रॉम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, राइट, बट नॉट अदर इमिग्रेंट्स, बिकॉज उनपे एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट था, और कहा था ये बहुत बैकवर्ड है and they will be too foreign to really assimilate in America. लेकिन देखिए 1965 के बाद एक एक उम्मीद आ गई थी पाकिस्तानियों में, इंडियंस में, जो परस्यू करना चाह रहे हैं अपनी ड्रीम इन अमेरिका। और आज अगर आप इन कंट्रीज को देखें जिन पे बैन लगाया गया है, इट्स लाइक वी आर गोइंग वे बैक, it's like we are regressing as a society, we are regressing as people, we are getting even more close minded than we used to be. That means what you're really doing is you are kind of villainizing and saying that immigrants are not good for the country, right? They are a threat. They are not safe. They don't need to be allowed. They are not valued enough to be part of America. That is what they are saying by doing this. It is heartbreaking to see as a Pakistani American, and it's heartbreaking to see as a citizen of United States. तो इसका इम्पैक्ट आएगा क्या? क्योंकि मेरे ख्याल से तो आएगा, क्योंकि अगर आप एक कंट्री को एक लिस्ट पे डालते हैं, बैन करते हैं, तो फिर और जो उसके अंदर ऑप्शंस हैं, या वो टूरिस्ट वीजाज हों, B1, B2, या स्टूडेंट वीजाज हों, F वीजाज हों, उन सब के ऊपर एक तरीके से इम्पैक्ट आता है, डजंट इट? बिल्कुल, उसके साथ आप ये भी देख लेना कि जो लोग बहुत खुशी से और एक्साइटेड होके अमेरिका आ रहे थे, दे आर गोना गो एल्सवेयर। आप एक बहुत अमेजिंग पूल ऑफ टैलेंट को अपने कंट्री से हटा रहे हैं, राइट? डाइवर्सिटी, और मैं आपको ये पहले भी बताया है कि अ पर्सन ऑफ कलर विल वर्क 10 times harder than a person who's born and raised here or is his white counterpart, राइट? अगर आप इस तरह की जो पूल ऑफ पीपल आ रहे हैं उनको हटा रहे हैं, then they're going to go elsewhere. वो ब्रेन ड्रेन कहीं और हो रहा है। ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो सैड है कि वो ये ब्रेन ड्रेन होकर यूएस जा रहा है। अब वो यूएस भी नहीं आ रहा है, वो दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो वो इम्पैक्ट तो नजर आएगा। लेकिन देखिए, अमेरिका इज ऑल्सो, एटलीस्ट द करंट एडमिनिस्ट्रेशन
is giving a very clear sign that, don't come to our country. We are fine with the way we are. We almost have this closed border, not spoken rule, but it's kind of like, yeah, back off, stay away, don't come. आप देखें एक स्टैट निकला था अली, अब मैं एग्जैक्ट उसका द नंबर आई एम ब्लैंकिंग आउट ऑन दैट अ लिटिल बिट, कि दिस हैज बीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हु लेफ्ट यूएसए, ये पास्ट मंथ का एक आया था. And I mean, I'm not surprised to see that, but it's really sad to see it at the same time, अगर आप देखें DEI का पूरा एक टाइम आया था जिसमें people from different countries, they were kind of told that, okay, you are shining because you bring that rich background from your different country. जो कोटा होता था यूनिवर्सिटीज में, लोग क्यों आते थे, कहते oh, this is a, if I want to go to NYU, it is diverse, that's why I'm going there. There are different people from different walks of life, and that is the kind of university experience I want to have, right? But all of that is like going away. So it's like, where do we want to go? Do we want to have homogeneous, same looking people with the same perspective and same background? Is that what the new America is going to look like? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को हम अपने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ते हैं आंसर करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर. माहीन, थैंक यू सो मच. माहीन मुस्तफा होस्ट करती हैं द अमेरिकन साइड, यूट्यूब के ऊपर आप इनको जाके एक्सेस कर सकते हैं. मैं एक कोलैबोरेशन लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने चैनल पे इस कंटेंट को भी शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच माहीन. थैंक यू अली. आप लोग क्या समझते हैं, जैसा मैंने पूछा और जिस तरह माहीन का सवाल था, इन सब चीजों के ऊपर क्या अमेरिका डिक्लाइन में है, क्या अमेरिका का ज़वाल आ गया है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.